फर्स्ट ग्रेड के लिए ये चौथा पेपर है। 3 पेपर हैं, वो इससे पहले आपको 3 पेपरों का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जीएस हिंदी क्लासेज, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब चैनल पर उसका सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसके सॉल्यूशन में हम थोड़ी जल्दबाजी करेंगे क्योंकि 120 प्रश्न है, पूरा काव्य शास्त्र है। फर्स्ट ग्रेड में जो उच्च माध्यमिक स्तर वाला है और स्नातकोत्तर स्तर वाला है, वो पूरा काव्य शास्त्र है वो इसमें शामिल है और उसमें सभी प्रश्न है वो इंक्लूड किए गए हैं। आपने अपनी परफॉर्मेंस देख ली होगी कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, और जिन्होंने टेलीग्राम पर टेस्ट दिया है वो अब आंसर मिला सकते हैं। दूसरे वो इसका उत्तर देख सकते हैं। 1-2 प्रश्न में थोड़ा इधर उधर हो सकता है आंसर की में, तो इसलिए वो अब सही सॉल्यूशन इसका देख लें। तो ये देखिए आप, ये चौथा टेस्ट है और पहला प्रश्न देखो आप, ये देखो पहला प्रश्न, निम्न में से काव्य लक्षण की परिभाषा के बारे में असंगत है। ये काव्य लक्षण जो पीजी वाले टॉपिक में है उसमें है। उदात्त भावों की निश्चल अभिव्यक्ति का नाम कविता है, ये नगेंद्र का कथन है, सही है। दूसरा भी सही है, जल्दबाजी करेंगे अपन। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया की कल्पना के ढांचे में ढली विषय को प्रेरूप देने वाली प्रभावोत्पादकता अभिव्यक्ति है। यह सुमित्रा नंदन पंत का कथन नहीं है बल्कि बाबू गुलाब राय का है। यह हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि किसका है, तो यह बाबू गुलाब राय, बाकी धूमिल का है वो सही है। यह पूछा हुआ भी एक कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से काव्य लक्षण की परिभाषा असंगत है। इनमें से एक कोई भी प्रश्न है वो पूछते रहते हैं, तो पूछ सकते हैं। अदोषो सगुणों सालंकारो च काव्यम हेमचंद्र है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है, जगन्नाथ रमणीय है ही, और काव्य से आत्मा ध्वनि ही, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, यानी शब्दार्थ को शरीर किसने कहा, यह प्रश्न भी पूछा हुआ है, यह आनंदवर्धन का है। तत् अदोषो शब्दार्थो, यह कुंतक का नहीं है, यह मम्मट का कथन है। यह कथन किसका है? मम्मट का। तो पूरे जो है वो देने का प्रयास किया गया है। इसमें विकल्प इंपॉर्टेंट है, विकल्पों का आप है वो ध्यान रखोगे, विकल्पों का ध्यान रखना है। फिर अगला देखो, हिंदी साहित्यकारों के अनुसार काव्य लक्षण की परिभाषा असंगत है। यह पहला तो प्रसिद्ध है, सामान्य पेपर में यद्यपि सुजाति केशवदास है, कीर्ति भनीति तुलसीदास है, सगुण अलंकार सहित दोष रही जो कोई शब्द अर्थ वारो कवित विबुद्ध कहत सब कोई। ये तीसरा देखिए, इसमें तीसरे में ये देव का नहीं है, चिंतामणि का कथन है। ये कथन है वो चिंतामणि का है, चिंतामणि का कथन है। तो इसका मतलब फिर देव का कथन क्या है वो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसमें देखो शायद ये लिखे आप, शब्द जीव ती अर्थ मन, शब्द जीव शब्द जीव ती अर्थ जन, ती अर्थ मन, समय सुजस शरीर, समय सुजस शरीर याद रख लो आप, ये मन है, समय सुजस शरीर, ये देव का है, ये देव का। पूरे कथन की आपको आवश्यकता नहीं है। चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर, तो अलंकार की बात है वो कर रहे हैं देव भी। अब इसमें देखिए आप चौथा प्रश्न, तो ये तो हो ही गया कि इसमें उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। फिर अगला प्रश्न देखो आप, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा, तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड, आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड अर्डावा अर्डाना को मतलब क्या है, आलोचना। ये दो हैं, एक आगे प्रश्न हो रहेगा। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का है, और कविता जीवन की आलोचना है, ये प्रेमचंद का कथन है। तो दोनों में अंतर ध्यान में रखोगे। अब इसके बाद में 5वां प्रश्न देखिए आप, 5वां प्रश्न ये रहा, ये 5वां प्रश्न है।
कविता मनुष्य को सवार संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह किसका कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पांचवा प्रश्न है, इसमें ए है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा देखो, कविता के संबंध में गलत कथन कौन सा है? कविता के संबंध में गलत कथन कौन सा है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, ये है चौथा। फिर देखो, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते प्रसिद्ध है, यह आचार्य दंडी का है। आचार्य दंडी काव्यादर्श में। फिर 8 का प्रश्न देखो, काव्य ग्राह्यम अलंकारात, ये वामन का कथन है। वामन सौंदर्यम अलंकार है, ये भी वामन। ऐसे आप याद रख सकते हैं। वामन का मतलब छोटा, छोटा है वही सुंदर लगता है, या बहुत बड़ा बूढ़ा होगा वो सुंदर लगेगा, तो छोटा ही सुंदर लगेगा, तो सौंदर्यम अलंकार है वामन। फिर ये देखिए आप, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है, तो अभी बताया था आपको काव्यादर्श। एक सामान्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो ऐसा इसमें दिया गया। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमिलित कीजिए। औचित्य है वो क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति है वो कुंतक, ध्वनि है वो आनंदवर्धन, और रस है वो भरतमुनि। ये देखो आप, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए में कितने नंबर है? 4 नंबर है। तो ए में 4 नंबर इसमें नहीं है, तो ये आगे इधर ही साइड में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब वैसे आप देख रहे हैं, ए में 4 नंबर है, बी में 5 नंबर है। 4 नंबर और 5 नंबर। ये देखो आप, प्रश्न संख्या 12। तो ये ए में 4 नंबर, बी में 5 नंबर, ये इसमें डी है, ये डी हो जाएगा। ए में 4, बी में 5, सी में 2, डी में 1। वैसे आप इसका मिलान है वो कर लेंगे। फिर ऐसा ही प्रश्न है वो दूसरा है, 12 का प्रश्न देखिए आप, काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित कीजिए। तो ये देखिए आप, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ है, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ है, काव्य प्रकाश मम्मट है। ये देखो आप, तो ए में 3, बी में 1 और सी में 4 और डी में 2, तो ये हो गया बी, 2 नंबर वाला सही होगा। ये 12 का प्रश्न था। इसके बाद में देखो 13 का प्रश्न, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? कई बार ये भी पूछ लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय है। 6 संप्रदायों का आपको और इनके प्रवर्तक का नाम भी याद रखना है। और वैसे देखिए आप, रस और अलंकार से ये प्रश्न सही हो रहा है। पहले रस, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। ये आगे प्रश्न आ जाएगा, ये इसमें सही होगा। यानी 13 नंबर है, उसमें बी है। ठीक है, उसके बाद में 14 नंबर देखो, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इस उक्ति के लेखक हैं भामह। ये भामह है जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, ये शुक्ल का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। सी, बी नहीं, सी है रामचंद्र शुक्ल। ये 15 का प्रश्न हो गया। इसके बाद में देखो 16 वाला, असुमेलित है, मानसिक विक्षिप्तता काव्य हेतु है। काव्य हेतु के बारे में प्रश्न है, अब तक लक्षण के बारे में थे। तो प्लेटो अनुकरण सामंजस्य काव्य हेतु है, अरस्तु दमित कामनाएं अतृप्त वासनाएं काव्य हेतु है, फ्राइड मन में अभाव व हीनता की क्षतिपूर्ति काव्य हेतु है। तो ये इसमें तो हो गया कि भाई ये वाला नहीं होगा, बाकी 3 है वो तो सही है ही। ठीक है ना? हाँ, तो ये इसमें और आगे दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है। ये देखो इसमें, तो इसमें इन्होंने दिया है लोन्जाइनस, तो ये लोन्जाइनस का नहीं है, एडलर का है। इसमें ये लोन्जाइनस नहीं होगा, एडलर होगा, एडलर। ये 16 का प्रश्न था। तो 16 के प्रश्न में ये आपको
ध्यान में रखना है कि ये एडलर का है। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है। तो शंकुक के सिद्धांत का नाम, चारों का ही सिद्धांत व्याख्याता चारों है, चारों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये शंकुक है वो अनुमितिवाद, भोगवाद है इसको भुक्तिवाद कहते हैं, और भोगवाद भुक्तिवाद है वो किसका है, भट्टनायक का। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का है, और आरोपवाद है ये उत्पत्तिवाद को ही कहते हैं, तो ये भट्ट लोल्लट है। तो आपको ये चारों याद रखने, चार व्याख्याता हैं, कुल 11 थे, उनमें से 4 प्रमुख हैं। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है, तो रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल। फिर ये देखिए आप 9 नंबर, ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी उक्ति है, तो ये रुद्रट की है, रुद्रट। 19 का प्रश्न है, इसमें सी है, रुद्रट है। फिर ये देखो आप प्रवर्तक का प्रश्न पूछा, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं तो अभिनव गुप्त, अभि से अभि मिला लो, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक। उसके बाद में अगला देखो, निम्न में से असुमेलित कथन है, काव्य को संगीत माना है, ड्राइडन दंडनाडन हो गया संगीत। काव्य मूल रूप में जीवन की आलोचना, ये नहीं है, ये वैसे माइन प्रश्न है, ये प्रेमचंद नहीं है, मैथ्यू आर्नोल्ड है, जो पहले बता दिया आपको, बाकी सही है। ये 21 प्रश्न हो गए। 22वां प्रश्न देखो, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। यह कथन किसका है, जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। 22 का प्रश्न है, तो इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में 23 का प्रश्न देखो, 23 का प्रश्न, कार्यत्री और भावेत्री प्रतिभा का विभाजन किस ने किया। तो ये जो है वो अभी इसमें आगे देखते हैं। ये 23 का प्रश्न रहा, 23 का प्रश्न ये रहा, ये देख लो। तो ये देखो राजशेखर है, इसके पर ये कौन है, राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा को 2 भागों में बांटा था, राजशेखर ने। आचार्य दंडी के काव्य हेतु, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना, निपुणता, प्रतिभा, जीवन इच्छा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। तो ये सीधा ये डी होगा, तीनों को ही माने थे। 24 का प्रश्न, 24 में डी, तो 24 में डी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है, तो काव्यांग का। किसका, काव्यांग। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। कई बार सीधा प्रश्न ही पूछ लेते हैं। 28 का प्रश्न देखो, कवित्व का बीज किस काव्य हेतु को माना गया है, तो ये प्रतिभा को माना गया है। बीज है वो प्रतिभा है, सबसे इंपॉर्टेंट भी प्रतिभा है। आचार्य मंगल जिनका उल्लेख राजशेखर के काव्य मीमांसा ग्रंथ में है, उन्होंने काव्य का प्रधान हेतु किसे माना है, तो इन्होंने अभ्यास को माना है। इन्होंने किसको माना, अभ्यास को, ये अभ्यास। फिर देखिए, किस आचार्य ने प्रतिभा को ज्ञान तथा अभ्यास को उसका बीज को अंकुरित करने वाली मिट्टी और जल माना, तो ये जयदेव ने माना। ये देखिए आप 30 का प्रश्न है, उसमें 2 नंबर यानी बी होगा 30 में, तो अभ्यास को माना। 30 में बी है, 30 नंबर में बी यानी जयदेव, और 29 में अभ्यास था। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इस साइड में 30 हो गए हैं। 31 का देखिए आप,
ये 31 का प्रश्न है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछा है। इससे यश प्राप्त होता है, ठीक, आर्थिक लाभ भी होता है, आनंद प्राप्त होता है, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, ये नहीं हो, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। 31 में डी। फिर इसके बाद में देखो ये प्रश्न, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? तो ये भामह ने माना, इसमें भामह है। फिर अगला देखो, काव्य प्रयोजन के बारे में असत्य कथन है। काव्य प्रयोजन के बारे में तो काव्य रचना के उपरांत फल की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन है। अग्नि पुराण में काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय मानना है, तो ये नहीं है, इन्होंने 3 मानना है, मोक्ष को नहीं मानना, इसलिए ये उत्तर हो गया, मोक्ष को नहीं मानना है, धर्म अर्थ काम और 3 को ही मानना है। फिर 34 का प्रश्न देखो, केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ये काव्य प्रयोजन किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त। यहां आपको थोड़ा समझना भी है, मनोरंजन को मानना है तो मनोरंजन और उपदेश ये 2 माने मैथिली शरण गुप्त ने। फिर अगला प्रश्न देखो, साहित्य काव्य सृजन की मूल प्रेरणा सृजक की दमित काम वासना है, ये पहले भी आ चुका वैसे भी, तो ये फ्राइड का है। हाँ वो ये होता है वैसे, फ्राइड। फिर देखो, हीनता की भावना की क्षतिपूर्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा, ये कथन किसका है? तो ये एडलर का है, ये कथन एडलर का होगा। ये देखिए एडलर। कितने नंबर प्रश्न है? ये रहा 36 का। तो इसमें ये एडलर है, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, बड़े में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये एडलर है, ठीक है। फिर देखो, ओज गुण का संबंध किस रस से है? तो ओज गुण का संबंध है रौद्र, श्रृंगार, शांत। श्रृंगार है वो ऐसे लिखे, प्रिंटिंग में हो जाता है ये आप सबको पता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो रौद्र, ओज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र से है। शांत, करुण और श्रृंगार का संबंध जो है वो माधुर्य गुण से है, ये माधुर्य गुण है। फिर अगला देखो, माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव होता है, समास का अभाव होता है, ये ठीक है। हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, भी ठीक है। टैवर के व्यंजन रहते नहीं रहते, ये ओज गुण में रहते और गौड़ी रीति में रहते। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, इस पद में कौन सा काव्य गुण है? तो ये माधुर्य है, इसमें कौन सा होगा? माधुर्य, क्योंकि ज्यादा समय अब है नहीं अपने पास। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो आचार्य वामन के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है 20, 10 है, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, इस प्रकार से ये कितने हो गए? 20 हो गए। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने, 3 ही माने जो अपन पढ़ते हैं, ओज गुण है, प्रसाद गुण है और माधुर्य गुण, ये 3 माने। फिर ये देखो आप, नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन के नए नहीं धर्मन भाए, कौन सा काव्य गुण है? तो ये माधुर्य गुण है, जो आप साकेत के 9वें सर्ग में पढ़ते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, धर्मा ये किस आचार्य की उक्ति है? तो काव्य शोभाया कर्तारो है ये, इसलिए ये वामन की है। ये देखिए 43 में वामन, 43 में वामन है, ठीक है। फिर अगला देखो, ये 43 है। 44 का प्रश्न देखिए इस साइड में, ये वीरस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो इसमें ओज गुण प्रधान होता है, ये सामान्य प्रश्न है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो वामन है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है, तो वामन आपको ध्यान में रखना है। ये 43 का प्रश्न।
फिर देखो, नहीं 45 का प्रश्न है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन। ये 45 का प्रश्न। उसके बाद में 46 देखिए आप, बस इनके याद रखने, बाकी गुण याद करने मत बैठ जाना आप। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, ये ध्यान में रखना है। उन्होंने किसको काव्य गुण नहीं माना? तो यमक, अनुप्रास, ग्राम्य, नागरी, इनको नहीं माना, इनको नहीं मानना है। काव्य गुणों की संख्या के बारे में असमेलित है। भरत मुनि 10 सही है, दंडी भी 10 सही है, भोजराज 24, ये 24 भी सही माना जाएगा, और वैसे टोटल आ जाए तो 72, 24, 24, 24 तीन भागों में, इसलिए 72, लेकिन 24 माने जाएंगे। तीन ये भेद ही किए हैं। कुंतक के 18 नहीं है, इनके 2 ही गुण है। कुंतक के 2 गुण है। 47 का प्रश्न है, 2 गुण माने औचित्य और सौभाग्य। ये औचित्य और दूसरा है वो सौभाग्य, ये याद रखना है। फिर देखो 48 का प्रश्न, काव्य गुण किसका उत्कर्ष करते हैं? तो रस का। काव्य गुण है वो रस का उत्कर्ष करते हैं। ओज गुण की विशेषता नहीं है, तो यहां पेपर में आपके ये छपा हुआ नहीं है, तो इसको करेक्ट कर लेना, नहीं है में है। बाकी इसका संबंध गोड़ी रीति से होता है, सही है। वीर, रौद्र, विभत्स रसों में व्यंजना होती है, दीर्घ सामासिक पद प्रयुक्त होते हैं, लंबे लंबे वाक्य होते हैं, टैवर के वर्णों का प्रयोग नहीं होता, नहीं, इसका में होता है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको नहीं करके करना है, ये मिस प्रिंटिंग थी एक। प्रसाद गुण की विशेषता है, इसका संबंध पांचाली रीति से होता है, सही है। इसकी व्यंजना सभी रसों में हो सकती है। यह गुण अभिधा शब्द शक्ति संपन्न होता है, तो उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी, इसको जो है वो गुणराज कहते हैं, गुणों का राजा। 50 का प्रश्न, ये गुणों का राजा है, तो इसलिए उपयुक्त सभी है। फिर देखिए आप अगला प्रश्न 51, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये सही है। इस अन्य अर्थ को मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, नहीं संबंध होता है, यही उत्तर होगा। जहां मुख्यार्थ की प्रधानता हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा। फिर अगला देखो, शब्द की जिस शक्ति से उसके संकेतित अर्थ का बोध होता है, तो संकेतित का बोध होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो अभिधा ही होती है। प्रचलितार्थ, वाच्यार्थ, इनके अर्थ आपको याद रख रहे हैं। जैसे अभिधा में वाच्यार्थ होता है, मुख्यार्थ होता है, प्रसिद्धार्थ होता है, प्रचलितार्थ होता है, संकेतितार्थ ज्यादा पूछते हैं, और लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है, व्यंजना में व्यंग्यार्थ होता है, ध्वन्यार्थ होता है, और प्रतीयमानार्थ होता है। अभिधा उत्तम काव्य है ये देव का, अभिधा उत्तम काव्य है 54, देखिए 54, तो इसमें देव है। फिर अगला देखो, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिद्दड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा है। लक्षणा में भी साध्य अवसाना, सारोपा लक्षणा, ये साध्य अवसाना है, गौणी लक्षणा का भेद। लक्षण लक्षणा का दूसरा नाम है जहद स्वार्था, और उपादान लक्षणा का दूसरा नाम अजहद स्वार्था। ये उपादान, ये शुद्ध लक्षणा के 2 भेद हैं। तो उपादान है वो अजहद स्वार्था, जो अपने मुख्य अर्थ का त्याग नहीं करती, और लक्षण लक्षणा है वो मुख्य अर्थ का त्याग कर देती है। जहत स्व अर्था, अपने अर्थ का त्याग करने वाली। निम्न में से रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण नहीं है। अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाम, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, ये सी नहीं है। ये देखिए आप, नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुवर वीर दिनेश, ये और गौणी लक्षणा का उदाहरण है। सारोपा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा मान लो आप। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद होते हैं ना, एक तो गौणी लक्षणा, एक शुद्ध लक्षणा। फिर गौणी में ये सारोपा है, सारोपा गौणी लक्षणा। बाकी मुहावरे का और इनका प्रयोग होता है वो रूढ़ि लक्षणा में होता है। तो ये 57 प्रश्न हो गए। अब आप 58 का प्रश्न देखिए। ये देखो 58, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, तो अनुभाव का उल्लेख तो है, इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। ये करना है स्थायी भाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति,
तो उसमें सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। वैसे ये रस अवयव है वो 4 ही मानते हैं, स्थायी भाव है वो अंडरस्टूड है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, सही है। रस स्वप्रकाश है या स्वप्रकाशमान है। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, यानी रस के अनुभूति के समय अन्य जो है उसका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो वेद्यांतर स्पर्श शून्य यानी अन्य के बारे में ध्यान नहीं रहता। रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता नहीं, अभिन्न रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर सुख दुखात्मक को रस है कहने वाले आचार्य हैं ये रामचंद्र गुणचंद्र हैं। रामचंद्र गुणचंद्र, वैसे रामचंद्र शुक्ल उन्होंने भी कहा है कि सभी जो रस है वो सुखात्मक नहीं होते, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना वो रामचंद्र गुणचंद्र का है। 60 प्रश्न हो गए। 61 का देखो, निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव है वो 33 है, आपको याद रखना है। तो इसमें स्वरभंग, अवहिता, उन्माद, व्याधि, तो स्वरभंग नहीं है, ये सात्विक अनुभाव है। 61 का प्रश्न है उसमें 1 होगा। 61 में 1 स्वरभंग। 62 में देखो, करुण को ये एकमात्र रस किसने माना? तो करुण को भवभूति ने माना। भवभूति ने एकमात्र रस माना है, किसको? करुण को। तो यह आपको याद रखना है। भोजराज ने श्रृंगार को माना है। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? तो भयानक रस से नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। भयानक रस है, इसमें भय हो गया तो ओज कहां से आएगा? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये पंक्ति है, कुल में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। 64 में वीर रस यानी बी होगा। फिर ये देखिए आप अगला प्रश्न 64 के बाद में 65 का, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ये बहुत सरल प्रश्न आता है। रौद्र का उत्साह नहीं होता, वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगी। 65 प्रश्न हो गए हैं। फिर देखिए 66 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? तो ये वैसे पहले भी आ गया प्रश्न, तो महिम भट्ट नहीं है, बाकी तीनों है। करुण रस का उदाहरण नहीं है, तो करुण रस का निस दिन बरसत नयन हमारे, ये वियोग श्रृंगार का है। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। 67 में बी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वियोग श्रृंगार है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो इसमें भाव नहीं है। रसावयव है वो स्थायी भाव है। फिर 4 होते हैं रसावयव, तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। असत्य कथन है, रस सत्वोद्रेकमय है, ये सही है। वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। रस स्वप्रकाश आनंद है। रस ब्रह्मानंद है, ये गलत है। ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद नहीं है। फिर अगला देखो, भावों को छिपाने की चेष्टा जिस संचारी भाव में आती है वह अवहिता है। ये संचारी भाव है वो पूरे याद रखें। व्रीडा लज्जा को कहते हैं, त्रास डर को कहते हैं। नियम से रस और मित्र रसों के बारे में युग्म असंगत है। भयानक विभत्स ठीक है। अद्भुत और श्रृंगार है, ये भी ठीक है। रौद्र और हास्य नहीं है। श्रृंगार, वीर और अद्भुत हैं, ये मित्र रस माने जाते हैं, इसलिए 71 में सी होगा। 71 में सी। 72 देखो, सीता और बोल न सकी, गदगद कंठ ने खोल सकी। कौन सा सात्विक अनुभाव है? तो ये स्वरभंग है। सात्विक अनुभाव है वो 8 होते हैं, ये देखिए आप। ठीक है, तो स्वेद, रोमांच, स्तंभ है। इसके अलावा देखो, ये देखिए आप स्वरभंग, ये 4 तो हो गए और 4 और है। तो 4 में देखो, एक वेपतु है, वैवरण्य है, अश्रु है और प्रलय है। इस प्रकार से ये 8 है। ये 8 है वो सात्विक अनुभाव है। इनको अनिच्छित भाव भी कहते हैं। अनिच्छित भाव या स्वतः स्फूर्त या अयत्नज, इसमें यत्न नहीं करना पड़ता, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ये सात्विक है। देखो, ये अनुभाव है वो 4 प्रकार के प्रमुख रूप से माने गए हैं। भरत मुनि ने 3 ही माने, लेकिन वैसे 4 माने जाते हैं। एक तो वाचिक होता है,
जिसका संबंध वाणी से होता है, एक कायिक होता है जिसका संबंध शरीर से होता है, शारीरिक भी कहते हैं इसको और आंगिक भी कहते हैं, और एक आहार्य होता है। आहार्य का मतलब धारण करना होता है। तो ये तीनों हैं वो यत्नज होते हैं। ये तीनों तो क्या होते हैं? यत्नज है, और ये अयत्नज है। ये 8 होते हैं। सात्विक अनुभाव है वो 8 होते हैं। तो 72 प्रश्न हो गए हैं। अब 73 का देखो, सात्विक अनुभाव का भेद निम्न में से नहीं है, ये पूछ लिया प्रश्न। तो इसमें कौन सा नहीं है? स्वरभंग है, रोमांच, तो ये वाचिक नहीं है। हंसने लगे तब हरिहा, तो इसमें कौन सा संचारी भाव है? तो हर्ष है। श्रृंगार रस के बारे में असत्य कथन है। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, सही है। पूर्व राग नायक और नायिका के मिलने से पूर्व उत्पन्न प्रेम है। मान जब नायिका नायक से रूठ जाती है। फिर इसके बाद में अगला देखो, नायक नायिका का आपस में रति भाव की निष्पत्ति नहीं होती, ये गलत है, होती है। और ये श्रृंगार रस एक ऐसा है जिसमें नायक नायिका का और नायिका नायक का आलंबन होता है। दर्पण में निछा संग लखी प्रीतम को छा है, खड़ी ललाई रोस की लाई अंखियनमा है। तो इस पंक्ति में रसा भाव है। तो इसमें ये देखिए आप भावाभास है, जहां पर संचारी भाव है उनका अनुचित्यपूर्ण, जो भी अनुचित्यपूर्ण आभास हो वो भावाभास है, और स्थायी भाव का वो रसाभास है। ये जो है वो ध्वनि सिद्धांत में ध्वनि के जो 2 भेद होते हैं उनमें जो है वो अभिधामूला ध्वनि, उसमें ये असंलग्न से क्रमित ध्वनि के 8 भेद हैं वो दिए हुए हैं। और अगर आपको इस तरह के पूरा अगर पढ़ना है और पहली बार अगर आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो तो जीएस हिंदी क्लासेज है, उस पर आप ये देख सकते हैं। कोर्स भी ले सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। वैसे मैथिली टेस्ट सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ले लें। अभी 2 दिन बाद में उस पर छूट आएगी तो आप ले सकते हैं उस पर। और उसमें और भी 4-5 टेस्ट हैं वो और डाले जाएंगे, और ये टेस्ट भी उसमें डाल देंगे जो है उनका सॉल्यूशन डाले जाएगा पूरा। तो आप और इसमें ध्यान रखें, यानी मैथिली तो है सेकंड ग्रेड के लिए, और राधिका टेस्ट सीरीज है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए है। फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी जैसे 1 मई को छूट आएगी तो आप हैं वो ये ले सकते हैं। और जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लें, उस पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। अभी और होंगे 2-3 पेपर फर्स्ट ग्रेड के। जैसे अगला जो है वो व्याकरण और रचनाओं से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, तो वो आप जरूर देंगे। तो वो आपको बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पर सूचना दे दी जाएगी कब होगा। ऑफलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं। जीएस हिंदी क्लासेज है उसमें तो ऑनलाइन है, और ऑफलाइन है वो आधार क्लासेज झुंझुनू, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। तो हाउसिंग बोर्ड ऑफिस झुंझुनू, तो वहां आप ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। उसकी फिलहाल कोई फीस नहीं रखी गई है। तो 2 टेस्ट है वो आकर के आप दे सकते हैं। उसमें 5 विकल्पों वाली ओएमआर सीट होगी, और आपकी रैंक है वो भी आ जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा। तो आप दे सकते हैं। इनामी टेस्ट भी अगर आप फर्स्ट रैंक पर आते हैं तो 500 रुपए इनाम के भी उसमें दिए गए हैं, और 5 यानी 10 रैंक तक है वो इनाम भी दिया जाता है। तो ये सब सूचना है वो मैंने आपको दे दी है। और जीएस हिंदी क्लासेज है उससे अगर आप बच्चों को जोड़ते हो तो ये आपका निष्ठा जो है उसका सबूत है, और जिससे सफलता स्वतः ही मिलती है। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि राधिका माँ है वो आप सबकी सहायता करेंगी परीक्षा में। तो हमें एक संबल देने के लिए एक ऐसा जो इष्ट है उसका भी ध्यान करना है। कोई भी इष्ट आपका है तो उसका ध्यान भी करना है, और निष्ठा से सफलता प्राप्त होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। निम्न में से असंगत युग्म है। भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन उत्पत्तिवाद अनुकार्य में सही है। श्री शंकु के वो न्यायिक दर्शन के अनुमितिवाद अनुकर्ता में कम है, वैसे अनुकार्य में ही है, ठीक है। लेकिन अनुकर्ता में थोड़ा बहुत होता है गौण रूप से, इसलिए हम आगे का विकल्प देखेंगे। भट्टनायक है वो सांख्यवादी दर्शन, उत्पत्तिवाद नहीं है, ये सीधा सीधा गलत पड़ा है। अनुकार्य में भी नहीं मानना है, सामाजिक में माना। सबसे पहले सामाजिक में रस की सत्ता है वो भट्टनायक ने मानी थी, और निर्भ्रांत रूप से अभिनव गुप्त ने मानी थी सामाजिक में। तो इसलिए उत्तर यहां ये माना गया है, क्योंकि ये ज्यादा गलत है।
अनुमितिवाद सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस सिद्धांत के व्याख्याकार शंकुक है, सही है। इनके मत का आधार न्याय सिद्धांत है, यह भी सही है। इस सिद्धांत को चित्र तुरंग न्याय के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में नट मूल पात्र का अनुकरण करता है, दर्शक नाटक को देखकर आनंद को प्राप्त कर। यह अनुमान 3 प्रकार के लौकिक अनुमान है, तो यह गलत है। इसमें चौथा भी होता है। ये 4 होते हैं अनुमान है, वो 4 प्रकार के बताए उन्होंने। लौकिक अनुमान है, वो 4 प्रकार के बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और चौथा है वो सादृश्यात्मक है। 3 प्रकार इसमें लिख रखे हैं, चौथा है वो है सादृश्यात्मक। पेपर को ढंग से देखें, जो भी आपको नई बात कोई लगे तो उसको लिख लें। अनुभाव के बारे में सत्य कथन निम्न में से है। कायिक शरीर से संबंधित चेष्टाएं सही है, काया से संबंधित कायिक है। वाचिक स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाले अनुभव, आभूषण, साज सज्जा, केश सज्जा आदि सभी कथन सही है। अनुभव के बारे में सत्य कथन, तो इसको देखते हैं ये क्या है। आहार्य में सही है, इसका मतलब उपयुक्त सभी। 79 में उपयुक्त सभी कथन, यानी सभी कथन सही है। फिर अगला देखो, इसमें डी हो गया। इस कविता का सबसे बड़ा गुण है, रस कविता का सबसे बड़ा गुण है। यह कथन किसका है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? स्थायी भाव में अनुचित रूप से परिवर्तित आसाद को रसाभास कहते हैं। यह सही हो गया ना, स्थायी भाव में आ गया। और एक भाव के साथ अनेक भावों का एकत्र होना भाव सबलता है, यह भी सही है। अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख को कहा, तो इसमें सारे ही सही हैं। 81 है, इसमें डी, 81 में डी है उपयुक्त सभी। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है, तो यह भी आपको याद रखना है कि भट्ट लोल्लट है, फिर शंकुक है, फिर भट्टनायक, फिर अभिनवगुप्त। सी होगा, सी वाला है वो सही है। 82 में सी को देखिए, 82 में सी। और फिर है 83। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद सही है, शंकुक अनुमितिवाद सही है, आचार्य मम्मट इसमें नहीं है। भुक्तिवाद है वो भट्टनायक का है, ये भट्टनायक। तो ये प्रश्न हो गए 83, 83 हो गए। अब इसके बाद में 84 का प्रश्न देखो आप। ये देखो, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। चित्र तुरंग न्याय, ये आचार्य शंकुक है। मधुमती भूमिका श्याम सुंदर दास है। साधारणीकरण सिद्धांत भट्टनायक और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त है। ये देखिए आप, तो इसमें ये देखो, एक में बी, यानी इसमें होगा बी सी डी ए, तो बी सी डी ए ये रहा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की? तो भट्टनायक ने की। एक इन्होंने अभिधा 3 को बताया, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, ये 3 बताए हैं। ठीक है, तो ये 85। फिर है 86। निम्न में से किसके अनुसार शब्द के 3 व्यापार हैं? शब्द के 3 व्यापार, तो शब्द के 3 व्यापार हैं, वो भट्टनायक के अनुसार ही है। अभी मैंने आपको बताया ना, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। 86 में ए। फिर इसके बाद में देखो आप 87। निम्न में से रस निष्पत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रस निष्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया। ठीक है, आचार्य भट्टनायक का ग्रंथ हृदय दर्पण है लेकिन उपलब्ध नहीं है। रस निष्पत्ति में अनुमाप्य अनुमापक आचार्य भट्ट लोल्लट की देन है, नहीं, यह शंकुक की देन है। यह किसकी देन है? शंकुक की। और नगेंद्र वाला सही है, आस्वाद्य ही मानते हैं। तो यह 87, तो 87 में सी है, ये शंकुक का है। फिर अगला प्रश्न देखो 88। भरत मुनि के रस सूत्र के किस काव्यकार ने भावकत्व और भोजकत्व की अवधारणा को निरस्त कर व्यंजना की अवधारणा स्थापित की? ये देखिए आप,
किस भावकत्व और भोज्य अवधारणा को निरस्त कर व्यंजना की अवधारणा स्थापित की, तो ये आनंदवर्धन ने। भरत मुनि रस सूत्र के किस काव्यकार ने, तो ये नहीं है भाई, क्योंकि भरत मुनि के रस सूत्र की बात हो रही है, तो इसमें जो है ना अभिनव गुप्त होगा। 88 में अभिनव गुप्त एक होगा। आनंदवर्धन है लेकिन ये ध्वनि सिद्धांत वाले हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया सही है। साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया ये गलत है, ये सही है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य सही है, तो बी और सी होगा। आगे देखो इसमें बी और सी कहां है? साधारण के बिना भी रस अनुभूति संभव नहीं, तो इसमें देखो आप बी और सी का मतलब 2 और 3 सही, तो सी होगा इसमें। सी 2 और 3, ये 89 का प्रश्न है, तो 2 और 3 होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने किया। डॉक्टर नगेंद्र। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले भट्टनायक ने किया। भट्टनायक आविष्कर्ता यही माने जाते हैं, यही आविष्कारक है। फिर है 92, साधारणीकरण के बारे में असत्य कथन है। पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य में जगन्नाथ, नहीं जगन्नाथ नहीं है, पंडित जगन्नाथ की बात है, ये विश्वनाथ है, यही उत्तर होगा विश्वनाथ। इनको थोड़ा जैसे आपको कोई नई बात लगे ना, तो वो इसमें आप नोट कर ले, नोट कर सकते हैं। एक फर्स्ट ग्रेड वाले जो ये एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसके लिए वीडियो है, वो 13 वीडियो जीएस हिंदी क्लासेस पर उपलब्ध है, तो आप सब्सक्राइब करके वो 13 वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत फायदा होगा। प्रश्नोत्तर है सारे और पूरा आपको करवाया गया है, तो वो ठीक बताया सबने, जिसने भी देखा है। पिछली बार भी उसमें से प्रश्न आए हैं, तो आप जो है वो उसमें काम के वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और पीवाई क्यूज है, वो भी जैसे हिंदी के पीवाई क्यूज है, वो फर्स्ट पेपर के लिए सारे करवाए हुए हैं जीएस हिंदी क्लासेस पर, तो वो पीवाई क्यूज देख लें। इंग्लिश का भी एक करवाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश वर्ड्स है, उनका एक प्रश्न आता है फर्स्ट पेपर में, तो वो भी आप देख सकते हैं। साधारणीकरण के लिए आवश्यक तत्व है, तो आवश्यक तत्व देखो आप शहरी देश सामाजिक, तो ये उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये 93 का देखिए आप 93, तो उपयुक्त सभी। इसके बाद में अगला देखो, साधारणीकरण शब्द के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किसने किया? तो धनंजय ने किया था, और इसके साथ में धनिक है, धनंजय के साथ में धनिक भी। आचार्य शुक्ल ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण निम्न से किस निबंध में माना है? तो साधारणीकरण और व्यक्ति व चित्रवाद में माना। फिर देखो 96 का प्रश्न, 96, ये देखो आप, साधारणीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या निम्न में से किस आचार्य ने की? ये थोड़ा विवादास्पद है। देखो साधारणीकरण है वो सिद्धांत की स्थापना तो की थी भट्टनायक ने, और व्याख्या की बात करें तो अभिनव गुप्त ने की। व्याख्या है वो अभिनव गुप्त। तो यहां थोड़ा सा उलझा हुआ प्रश्न है, लेकिन ऐसे करना है। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो केशव है, जयदेव है, भाम है, आनंदवर्धन नहीं है, ये ध्वनिवादी आचार्य है। अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन? जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वो उत्प्रेक्ष अलंकार सही है। रूप रंग गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ये भी सही है। अलंकार से संबंधित प्रश्न है, जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है, ये भी सही है। और शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थों में हो तो यमक अलंकार होता है। जहां उपमान पर उपमेय का भेद आरोप किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है, नहीं, वहां पर रूपक अलंकार होता है, तो ये होगा। तो ये संदेह न होकर के क्या होगा? रूपक। पांव महावर देन को नाइन बैठी आई फिर जानी, जानी आ गया, जानी मानी, तो ये भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार। फिर ये प्रसिद्ध उदाहरण है ही, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। इसमें सुब्रन है वो श्लिष्ट पद है, जिसके अनेक अर्थ होते हैं, उसको कौन सा पद कहते हैं? श्लिष्ट पद। ये श्लिष्ट पद है। तो इसमें देखिए आप, ये सुब्रन तो श्लेष अलंकार है, 100 में डी होगा।
100 में डी। ठीक है, और इसके बाद में देखो आप जहां पहला वाक्य उपमेय, दूसरा उपमेय वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लोग, तो इसमें दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे आप प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ते हो ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, तो वो दृष्टांत अलंकारी है। फिर अगला देखो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो चौपाई का हुआ है। चौपाई है वो सम्मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, चरणांत में यति होती है और चरण के अंत में लघु गुरु वर्ण नहीं होता और जगण और तगण नहीं होता। जद यानी तज, आजकल आप चौपाई ने तज दी, तगण और जगण इनका प्रयोग नहीं होता। ऐसी अगर आपको सभी शॉर्ट में बातें या जो परमानेंट परीक्षा में याद रहे वो अगर देखना है तो आपको राधिका टेस्ट सीरीज या फिर कोर्स है वो ले लेना चाहिए। वैसे वो प्रचार कर रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की कोई दिक्कत आपको परीक्षा में नहीं होगी। परीक्षा में आपको काफी फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले आप जीएस हिंदी क्लासेज उसकी विजिट करें और उसके बाद देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं परीक्षा में बहुत बेहतर कर सकता हूं। एक अनावश्यक सामग्री है वो लगभग इसमें नहीं है, हटाई गई है। अनावश्यक बहुत पढ़ते हैं लोग, तो अनावश्यक पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे उसमें से प्रश्न आए, 1-2 प्रश्न आ जाए तो वो छोड़ दो आप। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? तो रोला में। यह सम्मात्रिक छंद है, सम्मात्रिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं। फिर देखो, हरिगीति का छंद के बारे में सत्य कथन नहीं है। यह सम्मात्रिक छंद है, सही है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती, सही है। प्रत्येक में 14-14 पर यति नहीं होती, 16-12 पर यति होती है। और ये वर्ण का ध्यान रखना है, इसमें मात्राओं पर यह ध्यान रखना है। वर्णों दे देते हैं कई बार, और अंत में लघु गुरु वर्ण होता है। और गीति का है उसमें 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होती है, और अंत में वही लघु गुरु वर्ण। अब ये आपको याद रखना है, जैसे हरिगीति का ये 4 बार लिख लेंगे तो हरिगीति का छंद के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो ये देखो, लघु गुरु, तो छंद के नाम में जो है वो अंत में आता है, ये ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, प्रबंध, शब्द वक्रता नहीं है। ये 6 प्रकार की वक्रता है, तो 3 तो इसमें दी हुई है। वर्ण विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध वक्रता है, एक पद प्रार्ध है। वैसे आगे प्रश्न आ रहा है पद प्रार्थ, ठीक है। एक वाक्य वक्रता है, एक प्रकरण वक्रता है, एक प्रबंध वक्रता है, और इसका क्रम भी आपको आगे ध्यान में रखना है। न्यून में से असत्य कथन है, तो असत्य का मतलब यही है कि ये जो है वो वक्रता के बारे में ही है कि पद पूर्वार्ध वक्रता है, इसको उपसर्ग वक्रता भी कहते हैं। वैसे ये मूल धातु से संबंधित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मूल धातु ही होता है, लेकिन उसको उपसर्ग कहने लग गए। पद प्रार्ध वक्रता ही पूछा हुआ है, प्रत्यय वक्रता कोई कहते हैं, प्रार्ध मानी बाद वाला, पद के बाद में जुड़ता है। वाक्य वक्रता है, इसके श्लेष वक्रता और काकु वक्रता, इसके 2 ही भेद होते हैं। वैसे कुल है वो 6 भेद और 42 उपभेद माने हुए हैं। 42 नहीं आए तो 41 करना है आपको। प्रकरण वक्रता, इसमें संपूर्ण प्रबंध में वक्रता होती है, नहीं, वो प्रबंध वक्रता होती है, इसमें केवल प्रकरण में होती है, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर देखो, वक्रोक्ति के 6 भेदों का सही क्रम है, तो सही क्रम है वो आपको ध्यान रखना है। और 107 का प्रश्न है, 107 का प्रश्न ये देख लो आप, तो इसका क्रम है वो ध्यान में रखना आपको कि सबसे पहले है वो वर्ण विन्यास है, ये सही है, ठीक है। दूसरा देखो, पद पूर्वार्ध है, फिर पद प्रार्ध है, फिर वाक्य वक्रता है, फिर प्रकरण वक्रता है, फिर प्रबंध वक्रता है, तो ये क्रम है वो सही है। ये 6 भेद होते हैं और ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको सीरियस लेना है, ठीक है। तो इसमें सी है उत्तर। अनुकरण सिद्धांत के बारे में सत्य कथन है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत भारतीय रस सिद्धांत से मिलता जुलता है। विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत में दिखाई देता है, ठीक है। प्लेटो की दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल न होकर निनकल है, कल्पनात्मक पुनर्निर्माण है, वो अरस्तु का है, इसलिए यही उत्तर होगा 108। फिर 109 देखो, काव्य रचना में उदात्तत्व को प्रमुख किसने माना? तो उदात्तत्व है वो लॉन्जाइनस।
लॉन्जाइनस। किताब का नाम याद रखना है पेरिप्सस, और इसका इंग्लिश में है ऑन द सबलाइन, ऑन द सबलाइम। ठीक है, और इसका हिंदी में अनुवाद है ऑन द सबलाइम का, वो डॉक्टर नगेंद्र और नेमिचंद्र जैन ने संयुक्त रूप से किया। ऑन द सबलाइम का हिंदी में अनुवाद कर दिया था। लॉन्जाइनस को उदात सिद्धांत की प्रेरणा कहां से मिली? तो लॉन्जाइनस को उदात तो ये कैसिलियस के निबंध उदात से, इससे मिली। उदात के स्रोत निम्न में से नहीं है। उदात का स्रोत कौन सा नहीं है? वो आपको 5 तत्व ये जो मानते हैं, 2 अंतरंग और 3 बहिरंग। तो उदात विचार है, भावों का उदात चित्रण है, अलंकार नियोजन है, पद नियोजन है। तो ये देखो आप, पद नियोजन इसमें नहीं होगा, ये इसमें नहीं है, बल्कि ये 5 है। फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत पूर्णतः वर्णनात्मक है। ये क्या है? पूर्णतः वर्णनात्मक। मनोविश्लेषणवाद के बारे में सत्य कथन कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद के बारे में तो ये देखो, इसमें आपको ध्यान में रखना है। आलोचनात्मक प्रयोग के स्तर पर जेम्स द्वारा शेक्सपियर के हैमलेट की साहित्य में प्रथम मनोविश्लेषणात्मक आलोचना हुई है। हिंदी में इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे, ये 3 हैं। फ्राइड के विचारों का कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, ये सही है, और सभी कथन सही है। इसमें 113 में डी होगा, 4 नंबर, 113 में 4 नंबर। और फिर देखो 114, कोई भी टॉपिक है वो छोड़ा नहीं गया है। ये देखो सभी में से प्रश्न लिए गए हैं, छोड़ा नहीं गया। ये पेपर अगर आप है, और अगर आप 120 में से 110 या प्लस अगर आप हैं, तो आपकी स्थिति ठीक है, और बार बार है उसका अभ्यास करते रहें। और कितने अंक आपने प्राप्त किए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे इतने प्रश्न है वो सही है। कमेंट करते हुए कमेंट भी करना चाहिए, कमेंट से उत्साह बढ़ता है टीचर का। वैसे मुझे ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि आपका भी थोड़ा बहुत दायित्व बनता है कि आप कमेंट करें पेपर कैसा था, ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही हैं, तो आप कमेंट वगैरह है वो कर सकते हैं। और ये वीडियो है वो आप अपने हितैषी को या आपका कोई जानकार है उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको देखें। और एक बार से काम नहीं चलता है तो आप बार बार भी इसमें देख सकते हैं। वैसे मैथिली टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल जाएगा। और ये देखो मनोविश्लेषणवाद के बारे में सत्य कथन कौन सा है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्राइड के द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज करते हुए मानसिक व स्नायविक विकारों के संबंध में दिया गया सिद्धांत व व्यवहार मनोविश्लेषण कहलाता है। फ्राइड के अनुसार दमित वासनाएं उसे ऐसे लिखते हैं, और कुंठाएं साधारण स्वस्थ जीवन में भी अपने को व्यक्त करने का प्रयास करती रहती हैं। मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सह-प्रायोजन का मतलब है सह-प्रयोजन, प्रयोजन सहित होता है, जिसे हम मनोविश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। सभी सत्य कथन है, ये सही होगा। फिर 115 का प्रश्न देखो, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, ये सही है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, सही है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, नहीं है, ये यहां गलत है, तो ये हो जाएगा। अरस्तु के अनुसार अनुकरण है नवसृजन, ये सीधा ही पहला ही हो गया। और फिर देखो निम्न में से रीतिकाल में किस आचार्य ने ध्वनि संप्रदाय की परंपरा का अनुगमन नहीं किया? तो ये केशवदास ने नहीं किया। आप ये अवधारणात्मक प्रश्न है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि केशवदास है वो अलंकारवादी आचार्य हैं, तो ध्वनि संप्रदाय की बात कैसे करेंगे? तो ये हो गया इसमें। फिर 118 का प्रश्न देखो, आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? तो ये वक्रोक्ति अलंकार पर आधारित नहीं है, बाकी सब शक्ति, स्फोटवाद, शैव दर्शन, मीमांसा दर्शन पर भी है। उत्तम कोटि का काव्य आनंदवर्धन किसे मानते हैं? जिसमें व्यंग्यार्थ प्रधान हो उसको मानते हैं। फिर लास्ट प्रश्न देखो, फ्राइड ने इस मानसिक संरचना के 3 भाग बताए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? इदम यानी इद, अहम ईगो, परा अहम सुपर ईगो, ये है घमंड नहीं है।
सामान्य प्रश्न भी इसमें से पूछ सकते हैं। तो सभी टॉपिक हैं वो इसमें टच किए गए हैं। पेपर आपको कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, जरूर कमेंट करें और पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, बीच में गैप न दें, रेगुलर पढ़ें। सभी जो इसके भाग हैं उनको रोजाना थोड़ा थोड़ा समय दें और फर्स्ट पेपर भी साथ साथ में तैयार करें, वो भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन है वो निश्चित है। थैंक यू वेरी मच।